गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटोर में। आज हम लोग सी ट्यूटोरियल के सीरीज़ में एक कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कीवर्ड। तो व्हाट इज़ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस सीरीज़ को अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा मैं अपने लैंग्वेज में ही लिखा हूँ। तो देखिए कीवर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है। ए कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। वी कांट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, फंक्शन नेम etc। कीवर्ड क्या होता है? सी लैंग्वेज में कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। और आप इसको वेरिएबल के रूप में या फिर कांस्टेंट के रूप में या फिर फंक्शन के नेम के रूप में आप इसको यूज नहीं करते हैं। इसका कीवर्ड के हर वर्ड का कुछ स्पेसिफिक अपना पर्पस होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और हम यूजर जैसे चाहें वैसे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल का नेम के रूप में या फिर कांस्टेंट किसी नेम या फंक्शन के रूप में आप किसी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर्स। कीवर्ड जो होता है सी लैंग्वेज में वो स्मॉल लेटर में लिखा होता है, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखा नहीं होता है। देन देयर आर 32 रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितना है सी लैंग्वेज में? 32, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में कैर, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, फॉर, वाइल, डू, फ्लोट, ब्रेक, रिटर्न, गो टू, स्विच, वॉइड, इफ, एल्स etc। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल है, टोटल 32 नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सब क्या है? कीवर्ड है। इस तरह से 32 कीवर्ड है जो रिजर्व होता है और इसका अपना कुछ फंक्शन होता है। जैसे कैर इंट डेटा टाइप के लिए, लॉन्ग डेटा टाइप के लिए, शॉर्ट डेटा टाइप के लिए, फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए, डू लूप के लिए। तो ये सब अपना इनका कुछ अपना फंक्शन है, तो इसीलिए ये रिजर्व्ड है। और इसको हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या जो भी हम डिफाइन करते हैं अपने से उसके रूप में उसके फॉर्म में इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी डेफिनेशन पहले से दिया हुआ है सी लैंग्वेज में। तो इसीलिए कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो आइडेंटिफायर देखिए सी लैंग्वेज में क्या होता है। एन आइडेंटिफायर इज कंसिडर्ड एज द नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, अरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेवल etc। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर उसको बोलते हैं किसी वेरिएबल का नाम, फिर या फंक्शन का नाम, फिर एरे का नाम या स्ट्रक्चर का नाम या फिर यूनियंस या फिर जो लेवल हम डिफाइन करते हैं, तो इन सब के नेम को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर बोला जाता है, ठीक है। इन ए सी लेवल etc इन ए सी प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, एरे का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, यूनियन का नाम, लेवल का नाम, इन सबको क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर, ठीक है। इट्स लेंथ कांट बी मोर देन 32 कैरेक्टर। और आइडेंटिफायर का जो लेंथ है वो 32 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइडेंटिफायर तो हमको पता चल गया कि इन सब का नेम होता है, तो इसका नेम हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट, ठीक है। ये किससे फॉर्म होता है? वेरिएबल, फंक्शन का नेम या फिर यूनियन, जो भी इन सबों का नेम है वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? अपर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर एंड डिजिट, ये 4 चीज़ें ही इसमें रहता है आइडेंटिफायर के नेम में। बट मस्ट बी स्टार्टेड विथ लेटर और अंडरस्कोर। लेकिन ये स्टार्ट किससे होना चाहिए? या तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी आइदर लेटर और अंडरस्कोर। लेटर कैन बी आइदर अपर केस और लोअर केस, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का रूल, ठीक है। इट इज़ केस सेंसिटिव, डेट इज अपर केस एंड लोअर केस कंसीडर्ड एज डिफरेंट। ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल है ए कैपिटल में और एक वेरिएबल है ए स्मॉल में, ठीक है।
दोनों यहाँ पे डिफ़र करेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। लोअर केस को अलग ट्रीट किया जाता है और अपर केस को अलग ट्रीट किया जाता है, उसी को बोला जाता है केस सेंसिटिव। ठीक है। इन अदर वर्ड हम आइडेंटिफायर को बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि इन अदर वर्ड आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड नेम। आइडेंटिफायर क्या होता है, यूजर डिफाइंड नेम होता है, विच हैज ए कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर रहता है, यानी कि अल्फ़ाबेट भी रहेगा उसमें और नंबर भी रहेगा और अंडरस्कोर, एंड इट इज़ केस सेंसिटिव इन नेचर। केस सेंसिटिव नेचर में होता है। इट इज़ ए नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेवल, etc। ये वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन या लेवल का नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कमेंट। ठीक है। तो कमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, कमेंट्स आर यूज टू गिव फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड। कमेंट क्या होता है, किसी लाइन ऑफ कोड के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। जैसे कि और इट इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन नॉट कंसीडर्ड एज लाइन ऑफ कोड इन द प्रोग्राम। जैसे कि कमेंट क्या होता है कि जैसे हम कोई हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और कोई यूजर उस कोड को देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो कोड क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोड लिखते हैं उसको उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं कि ये कोड किसके बारे में है, तो उसी को कमेंट बोला जाता है। ठीक है। और वो कोड के पार्ट के रूप में कंसीडर नहीं होता है, यानी कि कंपाइलर उसको कोड का पार्ट नहीं मानता है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज होता है जो ये कहता है कि ये प्रोग्राम या ये लाइन किसके बारे में है, ताकि जो न्यू यूजर है उस प्रोग्राम को या फिर उस कोड को आसानी से समझ सके कि वो क्या है और किसके लिए है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के फॉर्म में भी यूज होता है और मल्टीपल लाइन कमेंट के फॉर्म में भी यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दो प्रोग्राम बनाए हैं। ठीक है। पहला में इंट सिंगल लाइन कमेंट यूज करेंगे, उसमें क्या है, इंट मेन जो मेन फंक्शन है, और यहाँ पे देखिए हम लोग एक डबल स्लैश करके कमेंट लगाए हैं, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट जो रहता है वो डबल स्लैश करके लगाया जाता है, और इसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दिया हूँ कि प्रिंटिंग हाई, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है या फिर ये कोड है जो क्या करेगा, प्रिंट हाई को प्रिंट करेगा। और नीचे देखिए हम प्रिंट एफ और हाई के थ्रू प्रिंट कर दिए हैं और रिटर्न 0 और फिर मेन फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिए हैं। तो ये जो लाइन है ये कमेंट हो गया, ये कोड का पार्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट जो डबल स्लैश से लगाया जाता है। अब मल्टीपल लाइन कमेंट पे आते हैं। देखिए, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट बनाना है तो स्लैश एस्ट्रिक और जो कमेंट आपको लगाना है लिखना है लिख दीजिए और फिर एस्ट्रिक स्लैश से बंद कर देंगे। तो इस दोनों के बीच में जो भी आएगा उसको कमेंट के फॉर्म में माना जाएगा, यानी कि कंपाइलर उसको कोड का पार्ट ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है। और देन है हम प्रिंटफ के थ्रू एक वैल्यू मैसेज प्रिंट करवाएं और रिटर्न 0 करके इसको कोड मेन फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिए। तो सिंगल लाइन कमेंट लगता है डबल स्लैश से और मल्टीपल लाइन कमेंट लगता है स्लैश एस्ट्रिक और उसके बीच और फिर कमेंट लिखिए और एस्ट्रिक और स्लैश। ठीक है। तो कमेंट का मतलब यही है कि वो किसी कोड के बारे में या फिर किसी प्रोग्राम के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है कि आखिर वो किसके बारे में है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टोकन्स इन सी। सी में टोकन क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि इन सी सोर्स प्रोग्राम द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर इज टोकन। सी प्रोग्राम में जो बेसिक कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है टोकन। जैसे कि सी प्रोग्राम में बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी टोकन्स इंक्लूड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर etc। ये सब किसी भी प्रोग्राम का बेसिक कंपोनेंट है
यानी कि कोई भी प्रोग्राम इन सबों को मिला के ही बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कीवर्ड भी यूज होते हैं, आइडेंटिफायर भी यूज होते हैं, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर, ये एक प्रोग्राम में ये सब चीज़ें यूज होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं किसी प्रोग्राम का, उसको बोला जाता है टोकन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, यानी कि सी प्रोग्राम में जो भी ये सब स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, टोकन। टोकन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट इज ए वैल्यू और वेरिएबल डेट कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट वो वैल्यू होता है किसी वेरिएबल में, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम में कोई वेरिएबल अगर कांस्टेंट के रूप में बनाया गया है तो उसका वैल्यू जब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है। यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि देखिए डेसिमल कांस्टेंट, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट के रूप में हम लोग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और अगर इसको हम कांस्टेंट किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिए हैं तो उसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कंपाइलर चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि वो वैल्यू फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू वेज टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी। सी में कांस्टेंट को डिफाइन करने का दो तरीका है। पहला, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। और देन है यूजिंग हैच डिफाइन प्री प्रोसेसर। दूसरा तरीका है हैच डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोग कैसे किसी वेरिएबल को कांस्टेंट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। एक एग्जांपल में देखिए कैसे बना जाता है। कॉन्स्ट कीवर्ड पहले लगाइए, फिर डेटा टाइप लिखिए और फिर वेरिएबल का नाम लिखिए और फिर इक्वल साइन करके कोई भी वैल्यू उसमें असाइन कर दीजिए। तो ये जो पी हो गया एक कांस्टेंट वेरिएबल हो गया जो फ्लोट टाइप का है, और ये इसलिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए आपको उस वेरिएबल के पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को देखिए, पहले आपका हीडर फाइल studio.h conio.h है, देन मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ पाई कांट चेंज, यानी कि पी जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट बनाएंगे। देखिए कॉन्स्ट फ्लोट PI 3.14, यानी कि PI क्या है, फ्लोट टाइप का एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग फिक्स कर दिए हैं 3.14। अब जहाँ भी हमें 3.14 यूज करना होगा वहाँ पे हम इस PI वेरिएबल को यूज कर लेंगे और इसका वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं गेट ch से, बंद, यहाँ पे फंक्शन लगा देते हैं और इस कोड को बंद कर देते हैं, ये मेन फंक्शन के ब्लॉक को बंद कर देते हैं। तो कांस्टेंट हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हैच डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू कैसे करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू डिफाइन कांस्टेंट इज सी, ठीक है। हैच डिफाइन जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए सी में यूज होता है। पहले हम लोग हीडर फाइल लिखे, देन हीडर फाइल के बाद आपको लिखना है हैच डिफाइन, फिर जो भी वेरिएबल आपको लेना है उसका नाम लिखिए और उसका वैल्यू असाइन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम PI नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कांस्टेंट बन गया है और उसका वैल्यू 3.14 है। जहाँ भी हमें 3.14 चाहिए वहाँ पे हम PI वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए वॉइड मैन, फिर प्रिंटफ में हम PI को यूज कर लिए, गेट ch को फंक्शन लगाया और मेन फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिए। तो इसके थ्रू क्या किया कि PI ये कांस्टेंट बन गया और इस PI को हम लोग कहीं भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ PI कांट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वही मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो PI का वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। टॉपिक है वो है लिटरल्स इन सी। तो सी में लिटरल्स क्या होता है, तो लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल। जो किसी कांस्टेंट वेरिएबल में हम कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं
उसी को बोला जाता है लिटरल्स, यानी कि जो वैल्यू कांस्टेंट रहता है उस वैल्यू को बोला जाता है लिटरल्स। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ लिटरल्स में पहले होता है इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, इंटीजर लिटरल्स में यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू को केवल होल्ड करेगा। ठीक है, डेसिमल नंबर आ जाएगा, इसमें ऑक्टल नंबर आ जाएगा और हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। इसमें पॉइंट नहीं रहेगा, केवल इंटीजर पार्ट रहेगा। ठीक है, इंटीजर लिटरल में इंटीजर पार्ट रहेगा, जैसे कि 49, 50 ये क्या है, एक वैल्यू है। जो 49 अपने आप में एक फिक्स वैल्यू है और ये किसी न किसी कांस्टेंट में असाइन होगा, तो इसीलिए इस 49 को और 50 को क्या बोला जाएगा, लिटरल्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर है इसीलिए ये हो गया। ऑक्टल नंबर में आपको पहले ओ लगता है, फिर नंबर लिखा जाता है, तो O49 O50। ठीक है, इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर में OX लगता है, उसके बाद नंबर का वैल्यू रहता है, जैसे OX12 OX35, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। एग्जाम्पल में देखिए 85 डेसिमल है, O213 ऑक्टल है, OX4B ऑक्टल है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में ABCD भी आता है, तो 4B ऑक्टल नंबर हो गया। 30 इंटीजर है, 30U। अब लास्ट में क्या है, 30U यानी कि अनसाइंड इंटीजर को ये डिफाइन कर रहा है, यानी कि 30 क्या है, एक अनसाइंड इंटीजर है। 30L ये लॉन्ग इंटीजर है, और 30UL ये क्या है, 30 लॉन्ग अनसाइंड टाइप का इंटीजर है। इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है क्योंकि ये इंटीजर लिटरल्स में आता है। उसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में फ्लोट वैल्यू आएगा, हैज इंटीजर पार्ट, डेसिमल पॉइंट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में इंटीजर पार्ट भी रहता है और डेसिमल पार्ट भी रहता है और एक्सपोनेंशियल पार्ट भी रहता है फ्लोटिंग पार्ट लिटरल में। जैसे कि ये देखिए फ्लोटिंग पॉइंट, ये वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया, +9.5 -4.9, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। और इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी अगर हम किसी वैल्यू का कर रहे हैं तो वो भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में ही आता है। कॉन्स्ट फ्लोट A = 4.A, ये क्या है, कांस्टेंट टाइप का एक वेरिएबल ये है, इसमें 4.6 असाइन किया गया है। तो ये जो 4.6 है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, जो कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन किया गया है। इसी तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट होता है जो सिंगल कोट्स के अंदर रहता है। ठीक है, एग्जांपल में कॉन्स्ट कैर = B। ठीक है, तो कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है जिसमें B असाइन किया गया है। उसी तरह से स्ट्रिंग लिटरल हो गया, जो डबल कोट्स के अंदर रहता है, इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स एंड कंटेन्स नल एट द एंड। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल क्या रहता है, डबल कोट्स में रहता है और लास्ट में नल वैल्यू उसमें रहता है, जो हम लोग इसको डिटेल में स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो लिटरल्स का मतलब कि वैल्यू, यानी कि फिक्स वैल्यू जो है, वो वैल्यू जो हम किसी कांस्टेंट वैल्यू में असाइन करते हैं, उस वैल्यू को अपने आप में क्या बोला जाता है, लिटरल्स। तो ये कुछ सी का टॉपिक था, जिसको बेसिक टॉपिक था, जिसको पढ़ना ज़रूरी था। बाकी आगे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले ये कुछ टर्म था जिसको जानना ज़रूरी था। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।